हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज एक और नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विद्युत द्विध्रुव। ये होता क्या है बेटा? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं, बट उसकी विशेषता क्या है कि वो दोनों आवेश एक समान परिमाण के होते हैं। अर्थात एक आवेश का मान Q है तो दूसरा आवेश भी Q ही होगा। सबसे पहली क्वालिटी विद्युत द्विध्रुव की ये होती है कि उसमें दो आवेश होते हैं, बट दोनों एक समान ही परिमाण के होते हैं। दूसरी क्वालिटी, दूसरी प्रॉपर्टी विद्युत द्विध्रुव की ये होती है कि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है बेटे? विपरीत प्रकृति का तात्पर्य है कि अगर एक आवेश धनात्मक है तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा, अर्थात एक प्लस और एक माइनस होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित होंगे। बस तीन ही क्वालिटी, तीन ही प्रॉपर्टी है विद्युत द्विध्रुव की। पहली, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे बट दोनों एक समान परिमाण के होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी, अगर एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, कुछ इस प्रकार से। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहां से यहां तक कि कुछ ना कुछ बहुत ही कम दूरी होगी। ये हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। अब आप कहोगे सर आपने 2a ही क्यों कैलकुलेट की, क्यों 2a ही क्यों कंसीडर की, हमने क्यों 2a को माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी? देखिए बेटा, इसे समझने से लिए दोनों आवेशों के मध्य का जो पॉइंट होता है, मध्य का जो बिंदु होता है, उसे कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी भी एक समान होगी और केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी भी एक समान होगी। टोटल दूरी 2a है तो ये दूरी a और ये दूरी भी a। देखिए बेटा, अब हमने ये 2a क्यों कंसीडर की, इसका आंसर समझिए। वैसे तो ये फिक्स नहीं है कि 2a ही कंसीडर करो, आप ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी a भी मान सकते थे। देखिए, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी a मानते तो केंद्र से यहां तक की दूरी a/2 और केंद्र से यहां तक की दूरी भी a/2 ये आती। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, कुछ गणितीय गणना करेंगे जिनमें आवश्यकता होगी केंद्र से आवेश तक की दूरी की। जब केंद्र से आवेश तक की दूरी की आवश्यकता होगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अगर हम ये दूरी ले लें वहां पर, तो हमारी गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जटिल हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी। बट अगर हम एक दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a कंसीडर करें और केंद्र से किसी भी आवेश की दूरी को a कंसीडर करेंगे, तो दोनों दूरियां a और a कुछ इस प्रकार से आएंगी और इनका सॉल्यूशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्हें सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए इजी होगा। बट यही एक कंडीशन होती है कि हम 2a गणना करते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को। तो मैंने डिटेल में बताया आपको कि 2a क्यों कंसीडर की गई है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बता चुका कि दो आवेश होंगे, एक समान परिमाण के होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार के बनने वाले निकाय को, इस प्रकार के बनने वाले निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम पढ़ने से पहले देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। अभी भी आपने पढ़ा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, अर्थात 2a दूरी पर हमने कंसीडर कर लिया। ये इनका मध्य बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं। हाँ, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले विद्युत द्विध्रुव की कुछ प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये आवेश है, ये भी आवेश है, इनको केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से, ये जो रेखा होगी, यही कहलाएगी हमारी अक्षीय रेखा।
ये हमारी अक्षय रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज होगा, इसलिए बता रहा हूं अक्षय रेखा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा किसके अनुदिश? केंद्र के अनुदिश। तो केंद्र के अनुदिश ही, केंद्र की तो दिशा में यह रेखा मिली है, बट ये रेखा तो इस प्रकार से मिल सकती है कि दोनों आवेश हैं, इसको केंद्र के अनुदिश मिलाने वाली रेखा ये भी। हाँ बच्चा, ये भी क्या कहलाएगी? हमारी अक्षय रेखा। ये हमारी अक्षय रेखा ही कहलाएगी। बट इसमें एक और आती है निरक्षीय रेखा। प्यारे बच्चों, निरक्षीय रेखा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव में केंद्र बिंदु के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब ये केंद्र बिंदु पर अभिलंबवत, तो ये जो रेखा होगी बेटे, ये कहलाती है हमारी निरक्षीय रेखा। अर्थात ये भी निरक्षीय रेखा है और ये भी निरक्षीय रेखा है। तो विद्युत द्विध्रुव में केंद्र के अभिलंबवत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि विद्युत द्विध्रुव तो टोटल विद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पर ये रेखा निरक्षीय रेखा नहीं होगी। इसके लिए निरक्षीय रेखा यही होगी कि केंद्र के अभिलंबवत हो, उसे हम क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय रेखा। तो विद्युत द्विध्रुव, ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और बनने वाला निकाय ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। कब? जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, जिनका केंद्र बिंदु होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण, वर्ड समझिए, किसी भी एक आवेश का परिमाण की बात आ रही है, तो परिमाण तो बेटे यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटे ये है कितना? 2a, और इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर समझिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दो आवेशों में से, दो ही आवेश होते हैं, किसी भी एक आवेश का परिमाण, हमने ये आवेश का परिमाण ले लिया, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं बेटे, कुछ प्रॉपर्टी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। सबसे पहली कंडीशन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। अब सर अगर सदिश राशि है तो इसकी दो मुख्य क्वालिटी होंगी, इसमें परिमाण भी होगा और इसमें दिशा भी होगी। देखिए बेटा परिमाण तो ये है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कुछ इस प्रकार से ज्ञात हुआ है, दिए गए आवेश का परिमाण, इनके मध्य की दूरी का गुणनफल कर लीजिएगा और जो भी वैल्यू आएगी वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण होगा। बट सर इसकी दिशा क्या होगी? दिशा याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही होगी। जबकि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वहां पर दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन आवेश से ऋण आवेश, वो मैं बताऊंगा वहां पे क्यों होते हैं ऐसा। तो सदिश राशि तो इसकी दिशा, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P से प्रदर्शित करता है, अगर सदिश रूप में लिखा जाएगा तो P वेक्टर होगा। सदिश रूप में से P वेक्टर, क्योंकि सदिश राशियों पर वेक्टर लगाते हैं तो P वेक्टर, बट इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी बेटे। P वेक्टर की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, ये P वेक्टर है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होगी, अर्थात माइनस से प्लस की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। अब दिशा के बाद हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और उसकी विमा के बारे में। देखिए बच्चा लोगों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, मात्रक हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटे? कूलम। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, इनके बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है?
मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो कूलम इंटू मीटर। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है बेटे कि सर आप कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये तो फॉर्मूला है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, लेकिन ये तो अदिश रूप में है, अदिश रूप में है इसका ये सूत्र, बट सदिश रूप में से सूत्र को कैसे लिखेंगे? देखिए सदिश रूप में इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर इज इक्वल टू, हमेशा आवेश अदिश ही होता है, अदिश राशि है तो इस पे तो वेक्टर लगा ही नहीं सकते, बट सर क्या इस पे वेक्टर लगा सकते हैं? हाँ इसकी संभावना है, ये संभव है। कब? देखिए अगर यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कंसीडर किया जाए, अगर इसे ए को हम दूरी मान लें तो दूरी अदिश राशि होती है, तब इसमें वेक्टर नहीं लगा सकते। बट आपने ये भी तो पढ़ा था एक राशि होते हैं विस्थापन, विस्थापन बेटे विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश, जो हमें क्या बताती है? जो हमें परिमाण भी बताती है और दिशा भी बताती है। तो इसलिए अगर ये ए, इनके बीच की दूरी 2a को हम विस्थापन मान लें, अर्थात अब ये विस्थापन हमें बताएगा कि इस आवेश से ये आवेश कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तब ये ए विस्थापन होगा, और विस्थापन पे सदिश लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q × 2a वेक्टर, इस पर वेक्टर लगा देंगे और यही सूत्र हमारा बनेगा बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, किस रूप में? सदिश रूप में, वेक्टर के रूप में। वेक्टर के रूप में आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखोगे, और अदिश रूप में परिमाण अगर प्राप्त करना होगा तो केवल और केवल इस रूप में लिख सकते हैं। हाँ बेटे अब टॉपिक चल रहा था हमारा मात्रक, हम मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? कुछ इस प्रकार से, आवेश का मात्रक कूलम और अपना ये दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम इंटू मीटर एसआई यूनिट में आया है, एसआई यूनिट में कुछ इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर आया है, बट इसका मात्रक सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में क्या होता है? देखिए सीजीएस यूनिट में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर, तो कुछ इस प्रकार से सीजीएस यूनिट में। बट इसका एक और मात्रक होगा, इसका एक और मात्रक होगा सीजीएस में, वो याद रखना, सीजीएस में इसका एक और मात्रक होगा, उसे कहते हैं बेटे डीवाई, डीवाई। जैसे बल का मात्रक एम के सीजीएस में डाइम, और कार्य का मात्रक सीजीएस में अर्ग। देखिए कार्य का मात्रक सीजीएस में अर्ग, बल का मात्रक सीजीएस में डाइम। सेम उसी प्रकार से इसका भी कुछ यही है कि सीजीएस यूनिट में इसका एक मात्रक ये भी होता है, क्या? डाइन, और डाइन डिवाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस यूनिट में। अब प्यारे बच्चों मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन करोगे, अगर उसमें किसी क्वेश्चन में डिवाई वर्ड आ जाए और उसे आप एसआई यूनिट में बदलो, इस यूनिट में बदलो, तो याद रखना एक डिवाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ये इसका मान होता है बेटे। एक डिवाई की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। जब इसे आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे तो ये वैल्यू रखोगे। तो ये अपना टॉपिक था बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सिलेबस को दिन प्रतिदिन कंटिन्यू लगातार बना करके पढ़ रहे हो, और फिजिक्स में जो हमारे गांव देहात के स्टूडेंट्स होते थे, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ट्यूशन लगाने का ना समय है और ना खर्च है, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से कहता हूं
बेटा आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं नहीं मानता फिर आपको कहीं पर भी ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत है, अगर आपको सब कुछ फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। बस आप मेहनत करिए और जो भी कुछ डाउट आपके अंदर आ रहा है, किसी भी टॉपिक पर डाउट है, उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट डे आकर मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।